शकुंतला जी का एक ही बेटा था और उसका नाम था आनंद। आनंद की पत्नी का नाम था पूर्णिमा। आनंद और पूर्णिमा को 2 बेटे थे, चिंकू 3 साल का और मिंकू 5 साल का। इसके अलावा शकुंतला जी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अविनाश। कुल मिलाकर शकुंतला जी का परिवार भरा पूरा था। उनके पति रघुनाथ जी एक बिजनेस करते थे और दोनों बेटे जॉब। इसकी वजह से परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था और पूरा परिवार बड़ी शान से उसमें रहा करता था। लेकिन शकुंतला जी इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि उनकी इकलौती बहू पूर्णिमा के मायके में पूर्णिमा की माँ जानकी देवी के अलावा कोई नहीं था। अरे पूर्णिमा बेटा, इस बार तो तुम्हें मायके गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। ज़रा एक दिन जाकर देख तो आओ, जानकी जी ठीक है या नहीं। आप कैसी बात करते हैं मम्मी जी? आप जानती है ना, दोनों बच्चे और जॉब, ये सब करने के बाद मैं कितना थक जाती हूँ। मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई तो पहले ही तुम्हारी मम्मी को छोड़कर यूएस चला गया। अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना। अब पूर्णिमा को क्यों समझा रही है मम्मी? ये जिम्मेदारी उसके भाई अभिषेक की है, उसे अपनी माँ को संभालना चाहिए। अब पूर्णिमा इसमें क्या करेगी? अरे बेटा, लेकिन अगर भाई नहीं है तो इसे तो उन्हें संभालना चाहिए। जाने दीजिए ना मम्मी जी, माँ को शुरू से अकेले रहने की आदत है। वैसे भी पापा की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी और भाई यूएस चला गया। अब ये मम्मी की बुरी किस्मत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पूर्णिमा की बात सुनकर शकुंतला जी दुखी हो जाती है, लेकिन वो चुप रहती है। कुछ दिनों के बाद शकुंतला जी का जन्मदिन था। मम्मी, आपके जन्मदिन पर भैया और भाभी ने एक बहुत अच्छी पार्टी रखी है। आप चाहे तो अपनी सहेलियों को बुला सकती हैं। अब इस उम्र में मेरी कौन सी सहेलियाँ बेटा? ऐसे क्या बोलती है मम्मी? मोहल्ले में इतनी सारी औरतें तो हैं जिनसे आप बात करती रहती है, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं और कभी कभी पार्टी भी करती है। उन सबको अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है मम्मी, इतनी सारी फ्रेंड्स तो हैं आपकी, फिर क्या टेंशन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो इस बार अपनी बर्थडे पार्टी में मैं अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाऊंगी जिससे मैं काफ़ी वक्त से यहाँ बुलाना चाह रही थी। अरे वाह मम्मी, फिर तो हम लोग भी आपकी दोस्त से मिलेंगे। मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। पूर्णिमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जिसे बुलाना है बुलाइए। हम आपकी फ्रेंड का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनका पूरा ख्याल भी रखेंगे। क्या सच में? तुम मुझसे वादा करते हो कि मैं जैसा कहूँगी तुम मेरी दोस्त के साथ वैसा ही करोगे? अरे बिल्कुल मम्मी। शकुंतला जी के बर्थडे का दिन आता है और सब लोग पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। क्या मम्मी, अभी तक आपकी वो खास दोस्त आई नहीं? अगर वो आ जाएगी उसके बाद हम केक काटेंगे। वो देखो सामने दरवाजे पर तो खड़ी है मेरी सबसे अच्छी सहेली। अरे ये तो पूर्णिमा की मम्मी है। अरे नानी हमारे घर आ गई, अब तो बहुत मज़ा आएगा। हम नानी के साथ खेलेंगे। दादी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि नानी को बर्थडे में बुला लिया। ये क्या मम्मी जी, आपने मेरी मम्मी को अपने बर्थडे पर बुलाया, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था बहू। पूर्णिमा बेटा, कैसी हो? मुझे यहाँ देखकर झांक गई ना। अब देखो, तुम तो पिछले 6 महीने से अपनी माँ से मिलने आई नहीं, इसलिए तुम्हारी सासू माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया। सारी बातें छोड़िए, चलिए अब हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। जानकी को वहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। रात को जानकी वहीं रुक जाती है। अगली सुबह जब सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, अच्छा मम्मी, आपको कितने बजे जाना है बता दीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देती हूँ। या फिर मैं ऑफिस जाते वक्त आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आप वहाँ से टैक्सी करके अपने घर चले जाना। लेकिन इतनी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकू मिंकू ठीक से अपनी नानी के साथ खेले भी नहीं। दादी ठीक कहती है, हमें अभी नानी के साथ बहुत सारा खेलना है। मुझे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के पास आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो बात तो ठीक है मम्मी, लेकिन बेटी के ससुराल में आप थोड़ी ना रह सकती हैं, आपको जाना तो होगा ना। कैसी बातें कर रही हो बहू? जानकी जी अब कुछ दिन यहीं पर रहेंगी। इतना बड़ा घर है हमारा, अगर एक कमरे में वो भी रहेंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे वाह, रोज नानी से रात को कहानियाँ सुनेंगे। आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। वैसे भी ना मेरा वहाँ अकेले मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्णिमा गुस्से से अपनी जगह से उठती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए।
मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। ठीक है मम्मी, आप और आंटी बात करिए, मेरा भी कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, मैं चलता हूँ। और इतना कहकर सब चले जाते हैं। शाम के वक्त जब पूर्णिमा ऑफिस से लौट कर आती है तो उसने देखा कि जानकी घर के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। अरे पूर्णिमा बेटा, आ गई ऑफिस से? आजा बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। मम्मी अब मैं आपके पास बैठकर क्या करूँगी? पूरा दिन ऑफिस में अपना सिर खपा कर आती हूँ, उसके बाद मेरे पास किसी के साथ बात करने की कैपेसिटी नहीं होती। मैंने कब कहा कि तू मेरे से बात कर? अरे थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जा बेटा, तू मेरी बेटी है। और वैसे भी अभिषेक के यूएस जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। लेकिन मम्मी इसमें अभिषेक की गलती है ना, मेरी क्या गलती? मुझे तो शादी होकर अपने ससुराल आना ही था। आपको अभिषेक को कभी विदेश जाने देना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा उसे अपनी मर्ज़ी से जाने दिया बेटा, लेकिन बच्चों के ऊपर हम अपनी मर्ज़ी एक वक्त के बाद नहीं चला सकते। मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपको ना अपने घर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन शकुंतला जी मुझे इतने प्यार से यहाँ रहने के लिए कह रही हैं, मैं ऐसे चली जाऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। लेकिन आप अगर यहाँ रहेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या आप अपनी बेटी को दुखी देखना चाहती हैं? अरे लेकिन मेरे कुछ दिन यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? तुमने देखा नहीं बच्चे कितने खुश हैं, और मैं हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं आई हूँ। मम्मी मुझे भी पता है कि आप हमेशा के लिए नहीं आई हैं, लेकिन आप बस अभी शाम के वक्त टैक्सी करके अपने घर वापस चली जाइए। लेकिन शकुंतला जी क्या सोचेंगी बेटा? वो अभी मंदिर गई हुई है और उन्होंने कहा था कि उनके आने के बाद वो मेरे साथ बैठकर चाय पिएंगी। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है कि नहीं? आपने अपने बेटे को तो यूएस भेज दिया, उसे तो पूरी तरह से आज़ादी दे दी, लेकिन यहाँ रहकर आप मेरी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती हैं। ठीक है बेटा, अगर मेरे रहने से तेरी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती। जानकी वहाँ से चली जाती है और शकुंतला जी जब मंदिर से लौट कर आती हैं तो देखती है कि जानकी अपने घर जा चुकी थी और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है। अरे जानकी जी कहाँ गई? मम्मी उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें अपने घर जाना है। ऐसा ही होता है, बुढ़ापे में इंसान का मन अपने ही घर के अंदर लगता है। लेकिन उस खाली मायके में है क्या मन लगाने के लिए जो वहाँ पर उनका मन लगेगा? अरे मम्मी अकेला ही सही, लेकिन वो है तो उनका घर ना, इसलिए उनका वहाँ पर मन लग रहा होगा। शकुंतला जी को किसी की भी बात पर भरोसा नहीं होता। रात के वक्त जब शकुंतला जी अपने कमरे में बैठी थी, दादी मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। हाँ, मम्मी को इस तरह नानी को वापस उनके घर नहीं भेजना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो चिंकू मिंकू? तुम्हारी मम्मी ने नानी को वापस भेजा है? हाँ, शाम को जब मम्मी ऑफिस से आई तो नानी से कह रही थी कि वापस घर चले जाओ। लेकिन क्यों? क्योंकि मम्मी ने नानी से कहा था उनके यहाँ पर होने से मम्मी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें तो नानी के होने से बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब समझती हूँ। शक तो मुझे पहले ही था। जानकी जी इस तरह मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद, अरे आनंद बेटा, मेरी जानकी जी से बात हुई थी, उनको हल्का सा बुखार है। एक काम करो, आज तुम पूर्णिमा के साथ उनसे मिलने के लिए चले जाओ। मम्मी मैं मेडिकल वाले को फ़ोन करके उनकी दवाई भिजवा देती हूँ, मुझे पता है मम्मी कौन सी दवाई लेती है। लेकिन बेटा अगर तुम उनसे मिलने चली जाओगी तो क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पूर्णिमा के ऑफिस में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और इस वीक तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें यहाँ रहने के लिए बुला लेना चाहिए। मम्मी जी आप ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मेरी माँ को अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं या अभिषेक उनके पास भिजवा देते हैं, आप चिंता मत करिए। पूर्णिमा और आनंद की बात सुनकर शकुंतला जी एक बार फिर से चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह शकुंतला जी अपने परिवार के सब लोगों को अपने पास बुलाती है। मुझे तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ मम्मी बताइए ना, क्या ज़रूरी बात है? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी का जो गांव है ना, वहाँ पर हमारा एक पुराना आश्रम है और हम सबको वहाँ पर जाना है। 1 सप्ताह वहीं रुकना है।
अरे हाँ मम्मी, वो आश्रम तो बहुत अच्छी जगह पर है और पूर्णिमा तो वहाँ पर कभी गई भी नहीं। बहुत मज़ा आएगा। आनंद, तुम, अविनाश और चिंकू मिंकू मेरे साथ उस आश्रम में चलोगे। और मम्मी जी मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं आना क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना, आश्रम के पंडित जी ने कहा था कि अभी जो दिन चल रहे हैं ना, उसमें बहू का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बहू, मैंने पंडित जी से बात की थी। अगले आने वाले सप्ताह में जब हम लोग आश्रम जाएंगे, उन दिनों तुम्हारी कुंडली में कुछ अजीबोगरीब योग बन रहे हैं और तुम्हारा घर से निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मम्मी, हम लोग भी आश्रम बाद में ही चलते हैं ना। पूर्णिमा को अकेला छोड़कर जाने का क्या मतलब है? हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बाद में भी तो जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता तो मैं भला पूर्णिमा को यहाँ छोड़कर क्यों जाती। देखो बेटा, अगला सप्ताह एक विशेष तिथि लेकर आ रहा है और उसमें हम सबका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी मजबूरी है, वरना मैं कभी अपनी बहू को यहाँ नहीं छोड़ती। लेकिन मम्मी जी मैं ऑफिस तो जा सकती हूँ ना? मुझे नहीं लगता भाभी, अगर पंडित जी ने कहा है कि घर से बाहर पैर भी नहीं रखना, तो आप ऑफिस कैसे जाएंगी? अविनाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें घर में ही रहना है। अरे बस 7 दिन की तो बात है बहू, किसी तरह एडजस्ट कर लो ना। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। शकुंतला जी चिंकू, मिंकू, अविनाश और आनंद को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। पूर्णिमा घर में अकेली रह जाती है। जब पूर्णिमा घर में अकेली होती है तो उसे रात को नींद आना बंद हो जाता है। बोरियत की वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। 7 दिन के बाद शकुंतला जी अपने परिवार के साथ लौट कर आती है तो पूर्णिमा की हालत देखकर दंग रह जाती है। अरे भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? पूर्णिमा, ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें तो बुखार है। अरे क्या हुआ बहू, तुम तो घर में थी, कोई परेशानी थी तो बता देना चाहिए था ना। तुमने दवाई नहीं ली क्या? 7 दिन से इस घर में अकेली बंद हूँ मैं, ना किसी से बात कर पाई और ना घर से बाहर निकल पाई। इतना डिप्रेशन मुझे लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। मैं इस तरह अकेले नहीं रह सकती। लेकिन अगर ऐसी बात थी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता। अरे बाहर से ऑर्डर तो मैं भी कर सकती हूँ ना। मुझे किसी चीज़ की नहीं, बल्कि अपने बच्चों की और आपकी ज़रूरत थी। आनंद, तुम लोगों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे माफ़ करना बहू, ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि तुम इस बात को समझ सको कि 7 दिन में अगर तुम्हारी ये हालत हुई है तो जानकी जी की वहाँ पर रहकर क्या हालत होती होगी। शकुंतला की बात सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। आप शायद ठीक कहती हैं मम्मी, पूर्णिमा को इस तरह अपनी माँ को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तुम उनसे मिलने भी नहीं जाते। वो बीमार होती हैं तो उन्हें देखने भी नहीं जाते। एक बार को सोचना तो चाहिए था बेटा, अगर तुम्हारा भाई उन्हें छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, तुम भी तो उनकी अपनी संतान हो। पूर्णिमा किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अगली सुबह ही वो जानकी को अपने घर ले आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आज से मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी और मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। चलो ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया। माँ बाप को इस उम्र में अकेले छोड़ना, खाली मायके में छोड़ देना किसी भी बहू के लिए अच्छी बात। हर किसी को अपनी बेटी से प्यार होता है, लेकिन आपका प्यार बेटी के लिए सजा बन जाए तो? देखो जी, मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ, मेरी बेटी की शादी भी अमेरिका में ही होगी। अरे कैसी बात कर रही हो? लड़का जहाँ अच्छा मिलेगा हम वहीं बेटी की शादी करेंगे। बिल्कुल नहीं जी, वो रोमा को देखा है, उसकी बेटी कितनी खुश है विदेश में। अब रोमा और रोहित भाई साहब से तो तुलना ही मत करो। अरे कितना तो पैसा रखा है उन लोगों ने, जब मना करता है अपनी बेटी को मिलने चले जाते हैं। हमें तो इतना भी नहीं पता चलेगा कि हमारी लड़की कैसी है कैसी नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, साफ साफ बोल रही हूँ, शादी मेरी बेटी की होगी तो विदेश में, नहीं तो कवारी बैठी रहे। सुनील को रीटा की बराबरी करने की आदत अच्छी नहीं लगती। वो पास रह रही अपनी चाचा की बेटी की नकल किया करती। माँ, क्यों तुम रोमा मौसी से नकल करती हो? उनका तो बिजनेस चल रहा है, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अरे तू नहीं समझेगी ये सब, तू ना बस तैयार हो जा, हम भी वैसा ही सूट लेकर आएंगे जैसा रोमा ने पहना था। कुछ दिन बाद, अरे रीटा,
क्या हो गया, मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? अरे वो हार देखा था रोमा के गले में, कितना सुंदर था। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए। साफ साफ बोल रही हूँ मैं, जब तक नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। देखो रीटा, कितनी बार कहा है कि रोमा की नकल मत किया करो। उन लोगों की तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं जी, क्या कमी है? आपकी भी तो सरकारी नौकरी है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी और बिजनेस में कोई फर्क होता है, और वो भी जमीन आसमान का रीटा। लेकिन रीटा का तो मुंह फूला हुआ था। रीटा देखो, नाराज मत हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको वैसा ही हार दिला दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। रीटा की हर जिद सुनील पूरी करता, लेकिन एक दिन देखो जी, आज शाम को सब तैयार हो जाना। वो क्या है ना, मेरी सहेली है ना कनाडा वाली, उसके लड़के को लेकर आ रही है अपनी राधा को देखने। माँ कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ अभी शादी करने लायक हुई हूँ। पढ़ाई तो खत्म हो जाने दो, कुछ करियर बना लूँ, फिर कर लूंगी ना शादी। हाँ रीटा, अब ये तो बहुत हो रहा है। अभी अपनी राधा शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और थोड़े पैसे मैं भी जोड़ लूँ, थोड़ा इसे किसी के लायक बना दूँ। अब क्या बोलूँगा, लड़की पढ़ रही है और मैंने शादी कर दी। नहीं 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 नहीं, कल को अगर ससुराल में कुछ होता है तो कम से कम ये अपने पैरों पर खड़ी होने लायक तो हो जाए। देखो, ससुराल तो मेरी गारंटी है जी। वो लोग कनाडा में रहते हैं, वहां अपनी बहू से काम भी करवाएंगे तो ये तो राज करेगी, राज। होता फिर वही है जो रीटा चाहती है। राधा की शादी कनाडा में रहने वाले रोहन से हो जाती है। शादी के बाद रोमा, जो कि राधा की मौसी की बेटी होती है, वो उससे मिलने आती है। अरे रीटा, क्या हाल है? सुन, मैं ना घूमने कनाडा जा रही हूँ, तो तू भी चल, राधा से मिल लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। रात में ये आते हैं तो बात कर लेती हूँ। वैसे और सुनाओ, ये हार नया लिया क्या? रीटा फिर रोमा के साथ बात करनी शुरू कर देती है रात को। सुनिए जी, रोमा ना कनाडा जा रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी उसके साथ चली जाऊं। 2 दिन रहकर आ जाऊंगी और राधा से भी मिल लूंगी, क्यों? सुनील रीटा की बात सुनकर हंसने लगता है। अरे कनाडा है वो, तुम्हारी माँ का घर जौनपुर नहीं, जो सुबह की बस में 100 रुपए देकर बैठी और 2 दिन बाद वापस। लाखों की टिकट होती है और लंबी यात्रा। अभी मेरे सर पर लाखों का कर्जा है। तुम तो जानती ही हो कि राधा की शादी कैसे की गई थी। हाँ हाँ, तुमसे शादी करके तो किस्मत ही फूट गई मेरी। रोमा को देखो, घूमने का मन किया भी तो कनाडा जाकर आती है। तो मैं क्या करूं? अरे थक गया हूं मैं तुमसे। तुम्हारे जैसे दूसरों से तुलना करने वाली को कोई कभी खुश नहीं रख सकता। पहली बार रीटा से सुनील ने ऐसे बात की थी। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? अरे वो मैं ही तो थी जिसने इतने कम पैसे में भी आपसे निभा दी, वरना तो। क्या कम पैसे में? अरे मुझसे भी कम कमाने वाले बहुत खुश हैं रीटा। जानती हो क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर संतोष है। हाँ हाँ, बस संतोष ही करते रह जाओ, आगे बढ़ने की तो सोचो ही ना, है ना? रहने दो। तुम्हारे कारण बेटी कम उम्र में इतनी दूर चली गई है कि देखने को भी आंखें तरस जाए। उधर राधा का ससुराल भी बुरा होता है। कनाडा है ये, यहाँ बैठकर रोटी नहीं मिलती, काम करना पड़ेगा। और हाँ, घर का सारा काम भी तू ही करेगी, समझी? मैंने माँ को कहा था कि मुझे कुछ बनने दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, माँ ने तो मेरी शादी करके विदेश भेज दिया। यहाँ तो मैं सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोई है भी नहीं जिससे मैं सुख दुख की बातें कर पाऊँ। राधा रो रही थी कि पिता का फोन आ जाता है। क्या बात है राधा बेटा, दुखी लग रही है? आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। पापा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों माँ ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो उनकी अपनी औलाद थी ना। अरे क्या हो गया बेटी? कोई बात है तो बता, मैं बात करता हूँ तेरे ससुराल वालों से। राधा को अचानक से समझ में आता है कि वो अगर अपने पिता को कुछ भी कहेगी तो वो लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। नहीं पापा, कुछ नहीं, सब कुछ
बहुत अच्छा है। मैं तो बस आप लोगों को याद करके रो रही थी। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने आऊँ। अरे नहीं नहीं पापा, यहाँ मत आना, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुनील रीटा से खींचा खींचा सा रहने लगता है। वहीं राधा भी घर पर फोन करती लेकिन माँ से बात ना करती। क्या बात है, आजकल तो तुम मुझसे ज्यादा बात करते भी नहीं, और ना ही राधा। सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी को मुझसे इतना दूर कर दिया, खुद हमेशा चीजों का रोना रोती रहती हो। तुम जैसी औरतें ही घर खराब करती है। वाह जी वाह, एक तो तुम्हारी लड़की का भाग्य बना दिया। रोमा की बेटी देखो कैसे कैसे फोटो डालती है अमेरिका की। तभी रोमा आ जाती है। क्या बात हो रही है रीटा मेरी बेटी के बारे में? अब बात क्या होगी रोमा, तुम्हारी बेटी की तारीफ कर रही थी। ये तो जब देखो तब रोते रहते हैं कि मैंने राधा को दूर भेज दिया, दूर भेज दिया। अब आपने भी तो मिन्नी को अमेरिका भेजा ना शादी करके। रोमा अचानक से भड़क जाती है। देखो रीटा, ये जो बार बार तुम मुझसे तुलना करती हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई मेल क्लास का है ही नहीं। मैं गई थी कनाडा, मिली राधा से। कहाँ शादी कर दी है तूने उस बेचारी की। अरे वो लोग एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। घर का सारा काम, खाना पीना, सफाई राधा करती है। और तो और उसकी शक्ल देखकर मुझे और रोना आ गया। रीटा, वो लड़की कितनी अच्छी थी पढ़ने में। उसे कुछ बनाती तो वो राज करती यहाँ। मेरी नकल के चक्कर में विदेशी नौकरानी बना दिया तूने अपनी फूल जैसी बच्ची को। रोमा तो चली जाती है लेकिन सुनील का गुस्सा रीटा पर फूट पड़ता है। अब मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। रीटा, तुमने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी दिखावे में खत्म कर दी। मुझे माफ कर दो जी। लेकिन सुनील मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि कई बार माफी मांगने में इतनी देर हो जाती है कि माफ करना भी बेईमानी हो जाती है। काव्या मिस्टर शर्मा की इकलौती बेटी थी। मिस्टर शर्मा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी काव्या की शादी भी काफी अच्छे परिवार में की थी। काव्या के पति का अच्छा खासा बिजनेस था। एक दिन मिस्टर शर्मा कहते हैं, काव्या अपने परिवार में बहुत खुश है। हम जैसा चाहते थे वैसा ही संपन्न परिवार मिला है हमारी बेटी को। हाँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। हमारी काव्या हमेशा लाड़ प्यार से पली बड़ी है। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। और वहाँ ससुराल भी उसे इतना अच्छा मिला है। 2 साल होने आए हैं उसकी शादी को, लेकिन भगवान की दया से कभी कोई कमी नहीं है। सही कहती हो तुम। हमारे दामाद का बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छी खासी कमाई होती है। काव्या जिंदगी भर खुश रहेगी। बहुत दिन हो गए काव्या हमारे साथ रहने नहीं आई। उसे कुछ दिन के लिए यहाँ रहने बुला ले तो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। इसी बहाने कुछ दिन हमारे साथ भी रह लेगी। मैं अभी काव्या को फोन करता हूँ। मिस्टर और मिसेस शर्मा काव्या को कुछ दिन अपने घर पर रहने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे काव्या थोड़ी उदास है। क्या हुआ काव्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को। बच्चों के बारे में कुछ सोचा या नहीं? बेटा, अब तो बस जल्दी से हमें नाना नानी बना दो। हाँ माँ, बस कुछ दिन और। अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या ठीक नहीं चल रहा, बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। काव्या, जब से तुम यहाँ आई हो कुछ उदास लग रही हो। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर कोई बात है तो हमें बताओ बेटा, क्या पता हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। मम्मी पापा, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन संदीप का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अरे क्या हुआ दामाद जी के बिजनेस को? बेटा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ पापा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कारोबार पूरी तरह ठप हो चुका है। लगभग 4 महीने होने को आए हैं। संदीप के बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और इस वजह से हमें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो बेटा, तुम्हारे माँ बाप कब काम आएंगे? तुम्हें कम से कम हमें बताना तो चाहिए था ना।
लेकिन माँ, संदीप ने मुझे मना किया था आपको कुछ भी बताने से। वो नहीं चाहते कि आपको उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी पता चले, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और अपनी बेटी की परेशानी में अगर हम काम नहीं आए तो फिर कौन आएगा। बेटा ये लो 5 लाख रुपए, ये तुम ले लो और दामाद जी से कहना कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। संदीप को पता चला तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ, ज़रूरत के समय तुम्हारे काम आएंगे। काव्या के बार बार मना करने पर भी मिस्टर शर्मा 5 लाख रुपए अपनी बेटी काव्या के अकाउंट में डलवा देते हैं। कुछ दिन अपने माँ बाप के पास रहने के बाद काव्या वापस अपने घर चली जाती है। और फिर एक दिन, काव्या मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? जितना अपने बिजनेस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। हाँ संदीप, हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मुझे आज ही किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन मेरी जेब में इस वक्त एक पैसा भी नहीं है। अगर मैंने उस आदमी का 2 लाख का कर्जा नहीं चुकाया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कैसे इंतज़ाम करूं मैं? क्या आपके पास अकाउंट में थोड़े से भी पैसे नहीं है? नहीं ना काव्या, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ ना काव्या, क्या बात है? अभी कुछ दिन पहले जब मैं पापा मम्मी से मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे 5 लाख मेरे अकाउंट में डलवाए थे। लेकिन बिना वजह उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दी? मुझे परेशान देखकर वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें आपके बिजनेस में हुए नुकसान के बारे में बता दिया। मैं जानती हूँ ये सुनकर आप मुझ पर नाराज होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी थी संदीप। ये तुमने क्या किया काव्या? वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कैसा लग रहा होगा? ये अच्छा नहीं हुआ। परेशान होने से ये अच्छा होगा कि आप उन पैसों से अपना कर्जा चुका दे, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम मम्मी पापा के पैसे उन्हें वापस दे देंगे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तुम सारे पैसे अपने पापा को वापस दे दो। अपना कर्जा चुकाने के लिए कोई और इंतजाम कर लूंगा। काव्या के बार बार समझाने पर भी संदीप ने उसकी बात नहीं मानी और संदीप उस आदमी का कर्जा चुका नहीं पाया। लगातार बिजनेस में घाटा होने की वजह से संदीप की दुकान भी बिकने के कगार पर आ गई। लेकिन संदीप काव्या के पापा के दिए गए पैसों से मदद लेने को तैयार नहीं था। एक दिन काव्या के मम्मी पापा उनसे मिलने के लिए काव्या के घर आते हैं। क्या हुआ काव्या बेटा, कमज़ोर क्यों दिख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब वो क्या है ना मम्मी जी, काव्या माँ बनने वाली है, इसलिए थोड़ी कमज़ोरी आ गई है। संदीप बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मेरा मतलब तुम्हारा कारोबार। देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमने काव्या से पूछा था इसलिए उसने हमें सब कुछ बता दिया था। मैं जानता हूँ, और शायद इसीलिए आपने काव्या को वो सारे पैसे दिए थे, लेकिन पापा उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पैसे वापस ले लें। नहीं संदीप बेटा, ये पैसे मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए काव्या को दिए हैं। लेकिन मैं इस तरह से आपके पैसे नहीं ले सकता पापा। कुछ महीने बीत जाते हैं। काव्या की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। डॉक्टर संदीप को बताते हैं कि काव्या की डिलीवरी ऑपरेशन से करनी पड़ेगी और उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। संदीप परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। मिस्टर संदीप, हमें आपकी पत्नी का जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उनकी जान को और आपके होने वाले बच्चे को भी खतरा है। आप जल्दी से जाकर ऑपरेशन की फीस जमा करवा दीजिए। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। देखो संदीप बेटा, जिस तरह काव्या हमारी बेटी है उस तरह तुम भी हमारे बेटे की तरह ही हो। अपनी जिद छोड़ दो और जो पैसे मैंने अपनी बेटी को दिए हैं उन्हें अपना समझकर ऑपरेशन की फीस भर दो। लेकिन पापा, मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खुद पैसे कमाना चाहता हूँ, किसी और के पैसों से उनका इलाज नहीं करवाना चाहता। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा, और हम तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र भी करते हैं। लेकिन कभी कभी जिंदगी में जब हमारे सामने मजबूरी आ जाए ना, तो हालातों के साथ समझौता करना भी हमें आना चाहिए। और जैसे हम काव्या के माँ बाप हैं वैसे तुम्हारे भी हैं, और इस वक्त तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देखो संदीप,
इस वक्त काव्या और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए अपनी जिद छोड़कर जल्दी से कोई फैसला ले लो। आप सही कह रहे हैं। अपनी जिद के चक्कर में मैंने अपने बिजनेस और अपनी पत्नी, बच्चे की जान की भी परवाह नहीं की। मुझे सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए था। मैं अभी जाकर ऑपरेशन की फीस भर देता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे पैसे काम में लिए हैं तो कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा बिजनेस फिर से ठीक हो जाए तो सारे पैसे लौटा देना। काव्या के पापा मिस्टर शर्मा की बात सुनकर संदीप की चिंता गायब हो गई और धीरे धीरे संदीप और काव्या की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई।